नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़। यह न्यूज़ बीपीएससी प्रोग्राम की है जो आप लोग बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम 4 सितंबर से शुरू हो रहा है रात 7 बजे। यहाँ आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आपको 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी जिनकी वैधता 1 वर्ष होगी और इस दौरान आप उन कक्षाओं को असीमित बार देखने के लिए सक्षम होंगे। साथ साथ आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं दी जाएंगी और नियमित रूप से संस्कृति आईएएस के द्वारा यहाँ आपके क्लास टेस्ट भी आयोजित होंगे और प्रत्येक विषय खंड के लिए जो भी जरूरी नोट्स होंगे यह नोट्स भी आपको संस्कृति की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप जल्दी से ज्वाइन कर लें और बीपीएससी का एग्जाम जल्दी से क्रैक कर लें और ज्वाइन हो जाए एक अधिकारी के रूप में। इसलिए संस्कृति आईएएस ने फीस भी बहुत कम रखी है और साथ साथ यह भी निर्णय लिया है कि सभी विद्यार्थियों को ईएमआई की सुविधा दी जाएगी। तो इसी क्रम में अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं वे विषय जिन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है। चर्चा करते हैं पहली करंट अफेयर न्यूज़ पे, फूजीवारा प्रभाव। तो फूजीवारा प्रभाव दरअसल अभी अमेरिका के माध्यम से चर्चाओं में आया है। अभी हम लोग को यह पता लगा है कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर फूजीवारा प्रभाव देखा गया। अब दरअसल फूजीवारा प्रभाव होता क्या है, यह क्या क्या प्रभाव डालता है, जरा थोड़ा सा समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसी टर्म जो होती है ना, यूपीएससी जनरली पूछता है और बहुत बार हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं आते हुए। तो जनरली क्या होता है कि महाद्वीप कोई भी हो, हमने देखते हैं कि महाद्वीपों के ऊपर चक्रवात आते हैं। भारत में हम लोग उनको चक्रवात के रूप में जानते हैं, साइक्लोन कहते हैं, जबकि अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग रूप में उनको जाना जाता है। कहीं हरिकेन कहा जाता है, कहीं पे टॉर्नेडो, कहीं पे विली विलीज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सब जगह अलग अलग नाम है लेकिन गतिविधि सेम होती है। साइक्लोन बनते हैं, बनने के बाद में एक तट पे जाके टकराते हैं और जो तटीय जीवन होता है उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं और जान माल की बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। लेकिन कभी जब टॉर्नेडो है, टाइफून है या कोई भी तूफान है, जिस भी नाम से हम लोग उसको जानते हैं, अगर उसका मनोरंजन का मन है, यानी कि क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और जब महासागरों में लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर की वजह से आसपास वाले क्षेत्रों का ठंडा पानी उस ओर बढ़ने लग जाता है और बढ़ते समय पानी वहां पे कलेक्ट होने लगता है। बट अलग ही है ज्योग्राफी, हम लोग की भूगोल अपना अलग काम कर रहा होता है। तो पृथ्वी जिस प्रकार से घूर्णन करती है ना, घूर्णन की वजह से हर गतिमान वस्तु के ऊपर एक बल लगता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल के रूप में जानते हैं। और कोरियोलिस बल इस पानी को घुमा देता है, जिसकी वजह से धीरे 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 जब पानी वहां घूमता है उसके माध्यम से हवाएं घूमने लग जाती है और एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है। बट टेम्परेचर सेम है, जगह सेम है, पानी के ऊपर तापमान, सूर्य की धूप सेम पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि एक जगह पे लो प्रेशर बनने की स्थान पर 2 लो प्रेशर बन जाते हैं, तो पास पास में 2 चक्रवात हो जाते हैं। अब जगह सेम है, 2 चक्रवात हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह जो पूरा का पूरा मामला है ना, आपको एक रोचक घटना दिखेगी और बड़ा मजा सा आएगा देखने में। तो क्या होता है इस पूरी की पूरी घटना में, अब समझते हैं। तो पास पास लो प्रेशर बन जाएगा और 2 अलग अलग चक्रवात हमें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। इनकी दिशा और गति लगभग आसपास होती है। कई बार ऐसा होता है कि समय का अंतर हो जाता है दोनों में, जिस वजह से एक छोटा तूफान बनता है, एक बड़ा तूफान बनता है। बट ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम तरह से घूमेंगे। बड़ा रीजन है इसके पीछे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर की स्थिति सेम होती है। अगर कोई भी चक्रवात या तूफान जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बन रहा है तो ऐसे में वो अपनी गति की दिशा के राइट साइड टर्न हो जाएगा। वहीं अगर यह दक्षिणी ध्रुवार्ध में है तो ऐसी स्थिति में गति की दिशा के बाईं ओर टर्न हो जाएगा, यानी कि दोनों ही हेमिस्फेयर में सिचुएशन अलग अलग होती है। अब ये अलग सिचुएशन ही साइक्लोन को अलग अलग रूप देती है। तो एक हेमिस्फेयर में एक तूफान एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। बात क्लियर है? अब क्या होगा जब इस प्रकार की कोई घटना होगी और 2 तूफान एक साथ बन जाएंगे तो फिर ये मनोरंजन करते हैं, यानी कि क्या होगा जब तैयार हो जाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। और खींचने की वजह से क्या होता है कि जब इनको एनालिसिस किया जाता है, देखा जाना समझा जाता है, तो पता लगता है कि ये आपस में डांस जैसा कुछ काम कर रहे हैं और हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे और आसपास में वहीं 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 घूमते रहते हैं काफी लंबे समय तक। तो इस पूरी की पूरी घटना को ही कहा जाता है फुजीवारा प्रभाव। अब फुजीवारा प्रभाव के कई परिणाम होते हैं, वह जो परिणाम बनते हैं वह सारे इस गतिविधि से, इस घटना से ही बनते हैं। घटना में क्या होगा, अगर कोई एक तूफान बड़ा है और दूसरा छोटा है तो कभी हम देखते हैं कि छोटा तूफान को बड़ा तूफान अपने में समा लेता है, जिस वजह से बड़े पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है कि उसका थोड़ा आकार बढ़ जाए और उसके बाद फिर वो निकलता है एक तट की खोज में और तट पे आक्रमण कर देता है। बट ये तो छोटे बड़े तूफान की स्थिति है और मान लो कि दोनों ही तूफान बड़े बड़े हो तो क्या होगा। तो पहली बात तो जो दृश्य होता है बड़ा मनमोहक होता है, बट
दूर से देखना है ना, पास जाने की कोशिश नहीं करनी है, कभी भी देखना है सैटेलाइट के माध्यम से जो भी इमेजेस हम लोग को हमारे IMD के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो जब बड़े बड़े होते हैं तो जनरली देखते हैं कि आपस में खींचते हैं एक दूसरे को, पर जुड़ नहीं पाते क्योंकि स्पीड का अंतर आ जाता है और आपस में वह नृत्य करते हुए घूमते हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ भी जलवायु बदल गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो पता लगता है कि वो अपनी मूवमेंट की वजह से या तो वहीं पे हल्के हो जाते हैं या फिर उनमें से एक डाउन हो जाता है और दूसरा निकल पड़ता है किसी महाद्वीप की खोज में। या वे जो विरली स्थितियां हैं, दुर्लभ स्थितियां हैं कि दोनों ही चक्रवात आपस में मिल गए। अगर दोनों बड़े चक्रवात आपस में मिल गए तो उसके बाद फिर जो आतंक होता है, तबाही होती है ना, वो संभाले नहीं संभलती, क्योंकि इसका जो रूप है वह बहुत अधिक विकराल हो जाता है और वबाई जो है, तबाही बहुत ज़्यादा होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और एक लंबे समय तक फिर उसके बाद इन तूफानों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस पूरी घटना को ही कहा जाता है ये फुजीवारा प्रभाव। ठीक है, तो सारी की सारी स्थिति जो थी वह मैं आप लोग को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या आगे रहता है। जो यह प्रभाव है, ये जो पूरी की पूरी घटना है, यह दी गई थी हमें सुकुहेई फुजीवारा के द्वारा, यानी कि इन्होंने सब बताया कि ऐसी घटना भी देखी जा सकती है, क्योंकि एक चक्रवात बहुत सामान्य है। दुर्लभ स्थितियां हैं कि एक ही महासागरीय क्षेत्र में आसपास में 2 चक्रवात बन जाए, तो बहुत विरली होती है यह स्थिति। तो इन्होंने बताया था कब, 1921 में। तो 100 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है अब इस घटना को हमें जानते हुए। जब इन्होंने यह बात प्रस्तुत की थी तो उसके बाद भी 1964 में पहली बार यह घटना देखी गई थी, काफी लंबे समय बाद देखी गई थी। कहाँ पे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो उस समय जो पहले 2 चक्रवात एक साथ बने थे उनका नाम है टाइफून मैरी और कैथी। तो इन्होंने उस समय फिर इस तरह की घटना दिखाई थी और पूरी दुनिया को आकर्षित किया था अपनी तरफ। ठीक है, तो प्रभाव क्या होंगे, स्थिति क्या बनेगी, ये सब कुछ मैंने आप लोग को बढ़िया से बता दिया है। तो हो सकता है कि अलग अलग हो जाए या मिल जाए, है ना, और उसके बाद फिर परिणाम जिस तरह की स्थिति होगी, छोटे बड़े में या बराबर की स्थिति में, तो हमें उसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये व्यापक जलवायु प्रभाव उत्पन्न करते हैं और एक क्षेत्र की जलवायु को ऐसा प्रभावित कर देते हैं कि वहाँ का मत्स्य, जनजीवन, जलवायु, वर्षा, हर एक चीज़ प्रभावित होती है। जब भी चक्रवात आता है तो वर्षा लेकर के आता ही आता है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि समुद्री जीवन और तटीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके कई जलवायु के दीर्घकालीन प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक अभी एक ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी सामने आ ही रहा है लगभग। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा जो मामला है, यह मामला सारा का सारा चक्रवात का था और पूरे फुजीवारा प्रभाव का था, जैसे कि हम लोगों ने देखा, जाना, समझा। तो अब ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे दें जो आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ बातें LCA मार्क 1A विमान के बारे में। एक नई खबर है और इस नई खबर से हमें यह पता लग रहा है कि भारतीय वायुसेना ने डील की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ और उनको कहा गया है कि अब आप हमें 100 LCA मार्क 1A विमान और दे दीजिए। और क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि 83 प्लेन्स के लिए डिमांड जो थी वो पहले ही हो चुकी थी। 83 एयरक्राफ्ट इन लोगों ने कहा था कब, वर्ष 2021 में यह डील हुई और कहा कि ठीक है आप हमको इस प्रकार से एयरक्राफ्ट देंगे, कब, 2024 से मिलना शुरू होंगे। तो उसी स्थिति में हमें पता लगता है कि भारत सरकार चाहती है, भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो हमारी एयरफोर्स है उसमें MiG-21 जो एयरक्राफ्ट अभी यूज़ किए जा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके और जितनी अधिक मात्रा में हो सके हम उनको रिप्लेस करें और उन्हें अब उन्नत तकनीकों से सुशोभित विमान को दिया जाए, ताकि हमारी वायुसेना अधिक मजबूत हो सके और कभी भी विपरीत परिस्थितियों में जब भी आवश्यकता महसूस हो तो हम दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट्स को कभी भी गिरा सके। तो ज़रूरी है कि हमारी तकनीक अच्छी हो, हमारे पास विमान अच्छे हों और उनको चलाने वाले पायलट अच्छे हों, तभी ये सब कुछ सफल हो सकता है, अदरवाइज सफल नहीं हो सकता। न्यूज़ क्लियर है सभी को? चलिए अब समझते हैं कुछ खास बातें LCA मार्क 1A से संबंधित और पूरा प्रोसेस क्या है, क्या डील की गई है और क्या क्या चाहती है भारतीय वायुसेना, ये बातें थोड़ी सी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्रीवियस घटना है, 48,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे 2021 में 83 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए। अब सारी डील साइन हुई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बोल दिया कि काम शुरू कीजिए। काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अब यह जो काम चल रहा है, हम चाहते हैं, जो हमारी वायुसेना है वो भी चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है कि एक्चुअल में एक बड़ा प्रोजेक्ट था ये 83 एयरक्राफ्ट देना। अब इसके लिए क्या हुआ कि आपने पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया, एक पूरा सिस्टम तैयार किया। अब आप उस सिस्टम के माध्यम से इसकी जो बॉडी है, जो इसके लिए रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं, जो भी सिस्टम चाहिए, इंजन वगैरह, आप सब कुछ रेगुलरली डेवलप कर रहे हैं।
काम बहुत अच्छा है और लगातार हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है और तकनीकों का विकास भी भारत में हो रहा है। तो अब आप 83 विमान कब से देंगे? तो कहा गया है कि भाई पहली शुरुआत जो होगी इसकी वो होगी फरवरी 24 में। फरवरी 2024 में बोला कि आप पहले हमें 3 एयरक्राफ्ट देंगे। ठीक है, तो 80 में से 3 तो हमको यहीं मिल जाएंगे। इसके बाद बोला है कि आपको प्रतिवर्ष 16-16 विमान हमें देने होंगे। तो ठीक इसी प्रकार लगभग 5 वर्षों में 2024 के बाद यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो इसलिए जो निर्धारित समय सीमा रखी गई है वह रखी गई है 2030 कि वर्ष 2030 तक यह जो पूरा का पूरा समझौता हुआ है यह कंप्लीट हो जाएगा। बट इस दौरान जितना पैसा खर्च हुआ था सिस्टम तैयार करने में, मशीनों को तैयार करने में, और जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं इस क्षेत्र में, वो इसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पर वायुसेना ने निर्णय लिया कि हम चाहते हैं कि मैकेनिज्म बरकरार रहे और आगे भी हम इसी प्रकार से प्रोडक्शन करते रहें। तो अब यह जो 83 एयरक्राफ्ट थे इसी में ही ऐड किए हैं अब नए 100 एयरक्राफ्ट। बोला कि आप बढ़ाइए संख्या, अब हमें 83 नहीं देने, 183 देने। नई डील साइन हुई है इसीलिए। लेकिन इसके मामले में एक कंडीशन है जो अलग है, वो यह है कि ये जो नए 100 एयरक्राफ्ट के लिए डील हुई है वो अभी नहीं, वो कब? जब पिछली डील कंप्लीट हो जाएगी। कब तक के लिए? 2030 के लिए। जब 2030 में वो कंप्लीट होगी तब उसके बाद हम ये वाले एयरक्राफ्ट लेना शुरू करेंगे। और इसी क्रम में यह भी बताया गया कि जो मार्क 1A वर्जन है ना LCA का, सिर्फ अभी उसी पे बात हुई है। और अब यह भी बोल दिया गया है कि इसके अंदर जो मार्क 2A वर्जन इसका रहेगा, माना जा रहा है कि वर्ष 2032 से इसका प्रोडक्शन और भारतीय वायुसेना को इसको देने का काम शुरू होगा। बात सभी को क्लियर हो गई? तो ये पूरा का पूरा जो चेन है इंपॉर्टेंट है और लंबा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस समझते हैं आप लोग तो किस प्रकार सारी कार्रवाई हुई, बहुत ईजी हो जाता है सारा मामला समझ लेना। ठीक है, कुछ खास बातें जरूरी है हम जैसे LCA मार्क 1A के बारे में समझ लें। खास बात यह है कि हम लोग अभी ना तेजस यूज कर रहे हैं। तेजस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो बताते हैं जो मार्क 1A है ना, ये सिर्फ उसका अपडेटेड वर्जन है, कुछ अपग्रेड कर दिया चीज़ें। यानी कि हम लोग को जो रिक्वायरमेंट रहती है, हम जब फील करते हैं कि ये सुधार होना चाहिए या इसकी आवश्यकता है, तो उसको हम फिर शामिल करने की कोशिश करते हैं। अभी दुनिया के जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट हैं उनमें राफेल शामिल है, F-16 जो पाकिस्तान के पास भी है यह भी शामिल है इसके अंदर। हालांकि अभी हम लोग इस मामले में नहीं एंटर हुए हैं क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का आपसी समझौता है। हमें पता है ना कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि वो हमें काउंटर करे। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 2 कदम आगे रहें उससे, ताकि परेशानी ना हो, ना हमारे देश को, ना देश की संप्रभुता अखंडता को, और ना ही हमारे देश के नागरिकों को। तो सभी चीज़ों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले से तैयार रहें। इसीलिए अभी जो यह LCA मार्क 1A है इसको अपडेट कैसे किया जा रहा है, इसमें AES रडार लगाए जा रहे हैं, रडार चेतावनी लगाई जा रही है। यानी कि अगर आप कभी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहाँ पे अभी काफ़ी अधिक सर्विलेंस है, तो आपको रडार का पहले अलर्ट मिल जाएगा कि आप किसी रडार में एंट्री करने वाले हैं। सेल्फ प्रोडक्शन जैमिंग भी है इसके अंदर, डिजिटल मैप जनरेटर भी इसमें शामिल किया गया है, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है और कंबाइंड इंटेरोगेशन और ट्रांसपोंडर है, साथ साथ में एडवांस रेडियो अल्टीमीटर है। यानी कि वो सभी चीज़ें जो एक विमान को उन्नत बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, सुधार करती हैं और दुश्मन देशों से लोहा लेने के लिए उसको पूरी तरह से युक्त मानती है, तैयार मानती है। तो ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, चीज़ें तैयार हो रही हैं और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट मदद कर रहे हैं भारत को रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और डिफेंस के रिलेटेड बहुत अधिक चीज़ें चर्चाओं में रहती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोग को सिर्फ UPSC में ही नहीं बल्कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो CDS अटैम्प्ट कर रहे होंगे, NDA अटैम्प्ट कर रहे होंगे या फिर कहीं आप असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहाँ भी आप बेझिझक आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि एक प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर यह है, तो आप लोग इसका आंसर अभी दे सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और इसी क्रम में इस प्रश्न का जवाब दे लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ की तरफ, जो बता रही है चाबहार बंदरगाह विवाद समाधान के बारे में, मध्यस्थता के बारे में। तो दरअसल क्या है कि भाई चाबहार बंदरगाह तैयार हो रहा है ईरान में, और यह पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम कर रही है भारत सरकार, काफ़ी सहयोग कर रही है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम लोग ना यूरोप में एंटर करें। अब यूरोप में एंटर करने के लिए हमें ना कुछ भी जो विकल्प था वो नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअल में अगर हम लोग अपनी सीमा को समझे तो पता लगता है कि सीमा पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना मुख्य रूप से हमको कंट्रोल करते हैं, जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है। अब ऐसी स्थिति में हम चाहते थे कि यूरोप जाए, बट यूरोप में हमको लिए यह जरूरी है कि हमारे पास कोई एक खास देश हो जो हमारे साथ मित्र हो।
अब नेपाल की सहायता नहीं ले सकते, बांग्लादेश जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार महापुरुषों ने कहा है कि आप अपने मित्र बदल सकते हैं किंतु पड़ोसी नहीं, है ना? तो वही वाली स्थिति है हमारे साथ में कि दोस्त तो हम बदल सकते हैं पर पड़ोसी हमारे यथावत हैं, और पड़ोसी भी ऐसे हैं कि किसके क्या ही हो, है ना? आपके पड़ोसी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, सहयोग करते होंगे, बट भारत का पड़ोसी बड़े परेशान करते हैं हम लोग को। तो इसी वजह से हमने कोशिश की कि विकल्प ढूंढा जाए। तो अब हम पाकिस्तान से आगे बढ़े, ईरान तक पहुंचे, चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट पे हम लोगों ने मदद की। बट क्या होता है कि जब कभी भी दो देश किसी काम को आगे बढ़ाते हैं तो रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है सब चीज़ को। तो रिकॉर्ड हुआ, इसके लिए सारा डील साइन हुआ, सारी बातें हुई, जो भी शर्त होनी चाहिए वो शर्तें निर्धारित की गई, अमाउंट कितना रहेगा वो निर्धारित किया गया, कब तक पूरा होगा निर्धारित किया गया। भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है ताकि हम लोग यहाँ से अब मध्य एशिया वाले क्षेत्र में और यूरोप वाले क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमारा जो जल वाला क्षेत्र है, हमें बहुत अधिक वहाँ का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और लैंड के माध्यम से हम जो भी अपने उत्पाद बेचना चाहें वो सब कुछ यहाँ पर भेज सकते हैं। इनको भी मदद होगी और हम लोग का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, अच्छी बात रहेगी। तो अब एक लंबा विवाद बन गया था इसमें कि विवाद का समाधान कैसे हो, मध्यस्थता कौन करेगा। क्योंकि जब कभी भी इस प्रकार के दीर्घकालीन समझौते होते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की समस्या रहती है। जैसे कि ईरान है, तो ईरान पश्चिमी देशों से परेशान रहता है, अमेरिका इसका एंटी रहता है, और लंबे समय से विवाद इनका बना हुआ है। भारत से अच्छे संबंध है, बहुत अच्छी बात है। बट अब क्या था मामला कि इनको ने एक समझौता फाइनल करना था अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें भारत की तरफ से एक जो शर्त प्रस्तुत की गई थी वो यह थी कि कभी भी अगर डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी वाणिज्यिक प्रोजेक्ट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इसके संचालन को लेकर के, इसके अधिकार को लेकर के, यदि ऐसा कुछ भी होता है कभी सामने आता है, वैसे तो कोशिश करेंगे नहीं है, आपसी सहमति बनी रहे, प्यार मोहब्बत रहे दोनों देशों के बीच में, बट उसके बावजूद कभी कुछ ऐसा होता है तो हम चलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह हमारी मदद करेंगे विवाद को समझाने में। इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि जो मुख्य नाम सामने आ रहा था वह था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग। तो इसके माध्यम से कोशिश की जा रही थी, बात की जा रही थी कि जरूरत पड़ेगी तो उसकी सहायता लेंगे। बट उसके बावजूद भी जनरली क्या होता है, कोई भी विवाद होता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान हर जगह जाता है और चिल्लाता है कि कश्मीर दिला दो, है ना, यूएन के अंदर बहुत बार गया है और बहुत बार मामला सामने आया ऐसा। तो चलती तो स्थिति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, बट एक्चुअल में ईरान की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है इसमें। ईरान का जो संविधान है वो ईरान को इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। हमारा संविधान तो इजाज़त देता है, बट ईरान के संविधान में ये बात मेंशन की गई है कि आप कभी भी इस प्रकार के विवादों को, कोई भी ऐसा कमर्शियल है, ट्रेड वाला विवाद है, तो उसको सुलझाने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद नहीं लेंगे। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी देश जो है वह एंटी रहते हैं, और हम कभी देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वह पश्चिमी देशों के हितैषी हैं और उनका प्रभुत्व बना हुआ है इसमें। तो इसलिए इन्होंने यह जो पूरा का पूरा प्रोविजन था वो शामिल किया कि ठीक है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेंगे ही नहीं और उसके माध्यम से अपना कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किएंगे। तो अब ईरान ने अपनी बात रखी भारत में कि देखिए हमारा संविधान पहली बात तो इजाज़त नहीं देता, दूसरी बात इसकी इजाज़त लेनी हो तो हमें संविधान में संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। भारत समझदार देश है, सब चीज़ों को समझता है, जानता है, आपकी परिस्थितियों को एनालिसिस करता है। भारत ने सब कुछ समझा। समझने के बाद अब क्या हुआ है कि इन्होंने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता से हम मध्यस्थता नहीं कराएंगे, विकल्प ढूंढेंगे और किसी और माध्यम से हम आप सारे अगर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इन लोगों ने क्या सोचा इसके पीछे ये आप समझिए। अभी सबसे बड़ा जो रीज़न सामने आ रहा है वह आ रहा है ब्रिक्स। ब्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि भाई 6 देशों को अप्रूवल दिया गया कि आप शामिल हो जाएंगे, ईरान का नाम भी शामिल है। तो अब सुनने में यह आ रहा है कि अब यह चाहते हैं कि जो विकल्प बने वो बन जाए ब्रिक्स। हालांकि है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बट आपसी सहयोग रहेगा, पर्सनल चीज़ें रहेंगी और इनको वहाँ पे विशेष रूप से कुछ भी दिखाना नहीं पड़ेगा। तो उस माध्यम से या आपसी माध्यम से भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं या आपसी डिप्लोमेसी से ही पूरा का पूरा मामला सॉल्व करेंगे। बट जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता वाला मामला था वो इन्होंने पूरा रास्ते से हटा दिया, कह दिया कि अब इसका प्रयोग नहीं ही किया जाएगा। ये बात क्लियर है पूरी तरह से। गॉट। तो ऐसी स्थिति में अब ना तो उसको संविधान में संशोधन करना है, ना ही कोई और परिवर्तन, और दोनों देशों ने आपसी सहमति से सारा मामले आगे बढ़ाया है और अब तैयारी हो गई है इस दीर्घकालीन समझौते को साइन करने की। यह दीर्घकालीन समझौता दोनों ही देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जहां हमें एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा वहीं
ईरान को मदद होगी और ईरान का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसका प्रयोग मिलजुल करके हम लोग करने में सक्षम होंगे। और उसको भी तो विकल्प मिलेगा ना जुड़ने के लिए दक्षिण एशिया से या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया से, तो उसके लिए भी एक अच्छा मार्ग यहाँ से तैयार हो जाएगा। सभी बात सब लोग को क्लियर है। तो काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया ये। जल्द हम आशा करते हैं कि यह काम पूरा हो जाएगा। बट ये जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ ना, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने पूछ लिया किसी भी रूप में तो ज़रूरी है कि आप लोग जवाब दें और प्री एग्जाम को क्लियर करें। जैसे कि यह प्रश्न हम लोग की स्क्रीन पर है और इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। एक सिंपल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग हमारी नई न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है ग्रीन एचएसबीसी ग्रीन हाइड्रोजन समझौते के बारे में। तो एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, एचएसबीसी समझौता को कह रहे हैं। क्यों हुआ है यह समझौता? यह समझौता हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2 संस्थानों को शामिल किया और उनसे कहा कि आप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आइए और आप आते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है उसको बढ़ाने में और हमारे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति में, और भारत को एक नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न देश बनाने में। तो इसी क्रम में हमको पता लग रहा है कि यह जो कार्यक्रम शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने, यह 2 संस्थानों के साथ शुरू किया जिसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। इन दोनों के साथ सारा काम होगा। अमाउंट जो अलॉट किया जाना है वह 15 करोड़ रुपए है। माना जा रहा है कि यह राशि आवंटित की जाएगी और सारा कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लाभ होने वाले हैं इससे। पहली बात तो रोजगार मिलेगा लोगों को। दूसरी बात, हमारे जो लक्ष्य निर्धारित है, हम सभी जानते हैं कि भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा को अडॉप्ट कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स का हम उपयोग कर रहे थे उसको रिप्लेस किया जाए। तो इसलिए अब हम हर जगह पे भाई इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। व्हीकल्स में, ट्रक्स तक में, ट्रैक्टर भी रिलीज कर दिया गया है पहला जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि फ्यूल्स का जितना प्रयोग हो सके धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए और एक समय शून्य हो जाए, ताकि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बन जाए, कार्बन तटस्थ देश बन जाए। और लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया है वो कब तक का किया हुआ है? 2070 तक हम लोग मान रहे हैं कि भारत जो है वह 100% कार्बन तटस्थ देश बन भी जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग अधिक से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मिशन क्या है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। कब शुरू किया गया था? केंद्रीय बजट 2021-22 में शुरू किया गया था। और यह जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, यह बात बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यह पूछी जा सकती है। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में बात की गई, बताया गया कि हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसके लिए राशि आवंटित की जाएगी 19,744 करोड़ रुपए। इतने रुपए के माध्यम से पूरा का पूरा यह कार्यक्रम होगा और भारत में जो निर्धारित लक्ष्य हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वो प्राप्त किए जाएंगे और साथ साथ में हम लोग हरित ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। क्यों बढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन की तरफ, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ? हाइड्रोजन के अनेक रूप होते हैं, अलग अलग तरह से जैसे हाइड्रोजन प्राप्त की जाए। हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ईंधन है पहली बात तो, और यह ऐसा ईंधन है जो कार्बन न्यूट्रल होता है, यानी कि किसी भी प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे कि हमारा वायुमंडल, वातावरण सुरक्षित रहेगा, प्रदूषित नहीं होगा। अब यहीं पे सारा मामला हमें समझना है और देखने को क्या मिल रहा है कि हरित हाइड्रोजन जो होता है एक्चुअल में हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसमें यह भी ज़रूरी है कि इसको जो प्राप्त करने की विधि हो वो भी नवीकरणीय हो और जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी नवीकरणीय हो, यानी कि दोनों ही पक्षों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन कहाँ रहती है? जनरली हम देखते हैं कि हमें पानी के माध्यम से हाइड्रोजन मिल जाती है ना, तो H2O होता है। तो जनरली जो हाइड्रोजन होती है ये हमें पानी में मिलती है। तो यह वही विधि है, कह रहे हैं कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है, ऐसी विधि अपनाकर जिससे कि कार्बन उत्सर्जन ना हो और हम आगे बढ़ सके इस क्षेत्र में। तो क्या करेंगे? सौर ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करते हुए पानी को करेंगे अब फिल्टर कैसे करेंगे कि उसके अब 2 रूप बनाएंगे। एक रूप को भाप बना के उड़ा देंगे, दूसरा रूप जल में आ जाएगा। तो जो भाप वाला होता है उसमें हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेते हैं और ऑक्सीजन उसमें से निकालते हैं, जिसके बाद चीज़ें हम लोग को जो है वह गैस के रूप में मिल जाती है जिसका हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। तो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की यह विधि होती है। इस दौरान दोनों को अलग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ा जाता है। तो वही सब बात यहाँ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जाएगा, जहां हमें जल और जल वाष्प तो अलग अलग प्राप्त होंगे और इसी से हमें हाइड्रोजन मिलती है जिसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद फिर जहां आवश्यकता महसूस होती है वहां हम उसका प्रयोग
करने लग जाते हैं। तो यह हम लोग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ने में महत्वपूर्ण कार्य है, जिस तरफ भारत सरकार तेजी से बढ़ रही है। बीते दिनों हम लोगों ने यह भी देखा था कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के नॉर्म्स निर्धारित कर दिए हैं, क्या क्या होने चाहिए एक्चुअल में। तो उन सभी नॉर्म्स को लेकर के फिलहाल स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए गए हैं पूरे भारत में कि उसका पालन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो थी HSBC ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम को लेकर के शुरू हुआ है, जिसके साथ शुरू हुआ है, जैसे शुरू हुआ है वो सब बात ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, भारत के क्या लक्ष्य हैं, और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो यह सब चीज़ों का नोट्स बना के रख लीजिएगा, मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरफ ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एक प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसी कदम में हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। पेलमा खदान के बारे में बात हो रही है। तो पेलमा खदान फिलहाल चर्चाओं में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। क्यों, रीज़न क्या है, तो कह रहे हैं अब कि छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कास्ट खदान है ये, जिसको प्राइवेट कर रहे हैं, यानी कि समझौता किया गया है एक प्राइवेट कंपनी के साथ में। और कह रहे हैं कि भाई अब जो पेलमा खदान है पहले साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास थी, अब इसका संचालन निजी रूप से किया जाएगा और यहाँ से जो भी कोयला निकाला जाएगा वो अब आने वाले समय में उम्मीद है कि अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। और जो यह कंपनी है जो मुख्य रूप से संचालन कर रही थी, यह अपने बाकी कोल फील्ड्स पे ध्यान दे पाएगी। ठीक है, इतनी न्यूज़ क्लियर है सभी को। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसको सौभाग्य मिला है यहाँ पर कार्य करने का। तो उसका नाम है पेल्मा कोलियरीज। यह वह कंपनी है अब जो अगले 20 वर्षों के लिए इस खदान का संचालन करेगी। दो तरह की खदान होती है। पहली खदान तो यही है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ओपन कास्ट खदान। ओपन कास्ट खदान होती है, बिल्कुल सब कुछ ऊपर से दिखाई दे जाएगा, किधर कोयला है, कहाँ मशीनें चल रही है, कहाँ लोग लगे हुए हैं, कहाँ खुदाई हो रही है, हर एक चीज़ आप लोग ईजिली देख पाएंगे। ये सारी ओपन कास्ट फील्ड होती है, जैसे कि यह स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट दूसरी जो प्रकार की जो खदानें होती हैं वो होती हैं अंडरग्राउंड। उसमें क्या होता है कि हमें आपको पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कोयला है कहाँ। अब पता लग गया कि इतने एरिया में कोयला है, अब कोयलों को निकालना है। तो निकालने के लिए क्या होगा कि ज़मीन को पहले खोदा जाएगा, उसमें प्रवेश करने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। जब रास्ते बन जाते हैं तो कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा दिखाया गया। कोई मूवी हो तो नाम मुझे सजेस्ट करना कमेंट में। तो उसमें क्या होता है कि मशीन सी लगाई होती है, अब खड़े होते हैं, फिर उसका बटन दबाते हैं, वो नीचे ले जाती है, उसमें बटन दबाते हैं, वही बाहर ले जाती है। तो इस तरह से काम चलता है और नीचे जा कर के खुदाई करनी होती है, पूरा शिफ्ट करते हैं और उसके बाद में रात को बाहर निकल आते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि उस पूरे क्षेत्र का कोयला निकाल लिया जाता है, अब उसका प्रयोग नहीं करना होता, तो उन खदानों में बालू भर दिया जाता ताकि ज़मीन धंस ना जाए और कोई संकट ना उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से दो खदानें चलती हैं। अधिक सेफ माना जाता है ओपन कास्ट खदानों को, क्योंकि सारा काम ऊपर ऊपर ही होता है। ज़मीन की जो ऊपरी परत होती है जहाँ से आपको खोद करके होल बनाना होता है, एंट्री पॉइंट बनाना होता है, वो सब काम ऐसे किया जाता है कि ज़मीन की परत हटा दी जाती है और सारा काम फिर बिल्कुल विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यह इस मामले में पहली ओपन कास्ट खदान है कि प्राइवेट कर दिया गया है। कैसे, माइन डेवलपर और ऑपरेटर प्रोग्राम के तहत। तो इसीलिए सभी चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं हम लोग को समझनी। ठीक है, तो 20 वर्षों की जो अवधि है उसमें निर्धारित किया गया है कि इस ओपन कास्ट खदान से 219 मिलियन टन से अधिक कोयला निकाला जाएगा, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, इससे पिछली न्यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए थी। हम चाह रहे थे कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन प्रयोग हो और हम एक रिन्यूएबल एनर्जी वाले देश बने, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। अब हम अभी भी ड्रिलिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक माइनिंग हो और कोयला निकले। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पिछली न्यूज़ में समझाया था कि कैसे एक फॉसिल फ्यूल के अंदर पूरा का पूरा देश फंसा हुआ है और क्या कर रहे हैं कि खुद यूज़ ना भी करें तो दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हम यूज़ नहीं करें, तुम कर लो। हर देश नवीकरणीय ऊर्जा की जो तकनीक है उसको खरीदने में सक्षम नहीं है, बनाने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए वो मजबूर हैं आज भी फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग करने में। तो वो फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हैं, हम नहीं करते, उनको बेच देते हैं, ऐसा देखा जाता है जनरली। ठीक है, तो इसके माध्यम से चाहत यही है कि भाई उत्पादन बढ़े और यह भारत के साथ में काम करते हुए हमारे एक्सपोर्ट में मदद करे और जीडीपी में मदद करे। ठीक है, तो बता रहे हैं इसीलिए कि एक वर्ष में 15 मिलियन टन तक कोयला निकालना निर्धारित हुआ है, यानी कि यह वार्षिक निर्धारण है और यह पूरा का पूरा आने वाले 20 वर्षों का। ठीक है,
मामला सारा क्लियर है आप लोग को? ओके। तो इसी क्रम में यह भी समझ लीजिएगा कि यहाँ से जो कोयला निकाला जाएगा वो अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसको कहते हैं G12 ग्रेड कोयला। तो यहाँ से उसको निकाला जाएगा और जहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करने का कार्य किया जाएगा। तो अब सारी जिम्मेदारी आ गई है पेल्मा कोलियरीज के पास। अब आने वाले समय में कैसे वित्तपोषण होना है, क्या मैनेजमेंट करना है, कौन सी तकनीकें खरीदनी है, कैसे संचालन होगा और कैसे इसको आगे सरकार तक पहुँचाया जाएगा, क्या कीमत वगैरह रहने वाली है, तो सब चीज़ें अब जिम्मेदारी यह कंपनी निर्धारित करेगी, सारा काम यह करेगी। बट न्यूज़ छत्तीसगढ़ के मामले में महत्वपूर्ण है, ओपन कास्ट जो खदान है उसके मामले में महत्वपूर्ण है। साथ साथ इस मामले में महत्वपूर्ण भी है कि भारत सरकार का जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है वो नया प्रोग्राम माइन डेवलपर ऑपरेटर मोड। तो यह क्या है? पहली बात तो ये नया शुरू हुआ है। नया क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि देखिए, अगर हम वर्तमान सरकार की नीतियों को समझें तो भारत सरकार चाहती है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे निजी क्षेत्र हैं हम उनको सार्वजनिक क्षेत्र से जोड़ें और उत्पादन में, गुणवत्ता में, प्रौद्योगिकी में जिस भी प्रकार से हम लोग विकसित कर पाएँ, विकास करते हुए आगे बढ़ें और भारत की स्थिति में सुधार के काम करें। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार चाहती है कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि जो खदानों का कार्य हो रहा है वह सरकार के साथ साथ प्राइवेट फर्म्स भी हैं। काम सब कैसे करेंगे? सब करेंगे कोल इंडिया के तहत। कोल इंडिया भारत में सबका बॉस है, कोयला निकालना है, जो भी काम करना है वो यही करेगा। तो कह रहे हैं कि इसकी चाहत है 1 बिलियन टन उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने की। तो यह लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी है कंपनी इसको, ठीक है। और बाकी जो हमारी और कंपनियां हैं वो सब अपनी अपनी बाकी खदानों पे ध्यान दे पाएंगी और वहाँ से अधिक मात्रा में जो भी उत्पादन हो सकता है वह उत्पादन ही है करेंगी। क्लियर है सभी को? तो एक प्रश्न इस खंड से भी आप लोग के लिए ला दिया गया है, आप लोग की स्क्रीन पर है, जवाब दे दीजिए और बहुत इजीली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके आंसर रेगुलरली देख रहा हूँ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी आज की क्लास के रिलेटेड सब कर ली गई हैं, अच्छी तरह से सारी बात आपको बता दी गई है। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में और ऐसे ही पढ़ते जानते समझते हुए ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।